हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं हमारे सेशन को, हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम 25 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए, जो भी यहां पर मैं आपको बताऊं एंड तक रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। अभी ईयर एंड सेल चल रही है आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट कीजिए। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। आइए हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विनोद कुमार शुक्ल 2025 में ये काफी सुर्खियों में भी रहे हैं, इसलिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है हिंदी साहित्यकार हैं बहुत ही फेमस, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2025 में ही इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह 2024 के लिए 2025 में दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। आते कहां से जानते हैं? ये आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल है। ज्ञानपीठ अवार्ड भी 2025 में दिया गया और अब इनका जो निधन है वो 88 ईयर की एज में 2025 में ही हुआ है। तो दोनों फैक्ट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन पोएट और राइटर, बहुत ही फेमस, छत्तीसगढ़ से आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति। आपको पता है पेन अवार्ड जीतने वाले भी ये पहले इंडियन ऑथर है। पेन अवार्ड जो कि इंटरनेशनल लेवल पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे भी जीतने वाले पहले इंडियन ऑथर विनोद कुमार शुक्ल थे। हिंदी भाषा में काफी सारी इनकी रचनाएं फेमस है, काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी है। पहले अवार्ड देख लेते हैं, तो देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया था 1999 में। 1999 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी कुछ समय पहले ही। 1999 के पहले दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह इनकी बुक का नाम है। तो इसके लिए विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1999 में। 2024 के लिए 2025 में इसी साल 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था हिंदी लिटरेचर में इनके योगदान के लिए विनोद कुमार शुक्ल को। और पेन अवार्ड दिया गया था इनको 2023 में। पेन अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन विनोद कुमार शुक्ल कहां से हैं? छत्तीसगढ़ से, हिंदी के साहित्यकार। अदर बुक्स देखें तो देखिए लगभग जय हिंद, यह विनोद कुमार शुक्ल की बुक है। नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, सब कुछ होना बचा रहेगा और दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है 1999 में। तो ये सारी रचनाएं हैं विनोद कुमार शुक्ल की। 88 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ से हिंदी के साहित्यकार, 2025 में 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे चले, सेकेंड क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे। पहली चीज तो ये कि कब मनाया जाता है, जो कि हमारा आंसर है। तो यह मनाया जाता है इंडिया में 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर। जानते किन की जयंती है ये? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के एक्स पीएम रहे हैं, इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है इंडिया में गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, है ना। तो दो चीजें यहां पर मिल गई। एक तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसकी जयंती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व पीएम रह चुके हैं, भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था 1924 में 25 दिसंबर को। ओके, अब इन्हीं के सम्मान में, इनकी याद में 2014 में शुरू किया गया था गुड गवर्नेंस डे को। 2014 में 25 दिसंबर को यह पहली बार मनाया गया और तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। 2025 की थीम अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की है, तो 2024 की हम थीम की बात कर लेते हैं, प्रशासन गांव की ओर। यह थीम है 2024 की गुड गवर्नेंस डे की।
अटल बिहारी वाजपेयी की कैजुअली बात कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ये मैं आपको बता चुका हूं, 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में। इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 में। पार्टी है बीजेपी। एक पॉलिटिशियन, बहुत ही फेमस पोएट भी रहे हैं, राइटर भी रहे हैं, और पॉलिटिशियन तो बहुत ही उम्दा है। ओके, विपक्ष जो है ना, क्योंकि बीजेपी के थे, तो विपक्ष आज भी कहता है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि गलत पार्टी में सही आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इनकी ख्याति विपक्ष भी मानता था। अचीवमेंट देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस पद को इन्होंने 2002 से 2004 तक होल्ड किया था, और सेम टर्म में ये पीएम के पद भी इन्होंने संभाला है। इंडिया के 10वें पीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। पहले ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक पीएम रहे, और फिर एक बार फिर से 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक इन्होंने पीएम का पद संभाला। इंडिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर। विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है 1977 से लेकर 1979 तक मोरारजी देसाई सरकार में। तो ये अचीवमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी के, है ना। इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है 2015 में। इसके अलावा पद्म विभूषण 1992 में दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को, और अदर अवार्ड काफी सारे। इनमें अगर हम कुछ बात करें तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 1994, और पार्लियामेंट्री अवार्ड भी 1994 में दिया गया था। टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की जो लिस्ट आई थी 2004 में, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को जगह दी गई थी। तो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, और उसके बाद है पद्म विभूषण। तो ये दो ही पूछे जाएंगे। भारत रत्न दिया गया था 2015 में, और पद्म विभूषण दिया गया 1992 में। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की कैजुअली रचनाएं देखते हैं तो पहले तो इनकी बुक्स देखें तो नेशनल इंटीग्रेशन इन्हीं की बुक है। इसके अलावा ना दैन्यम ना पाल्यम इनके द्वारा लिखी गई बुक है। इंडियाज पर्सपेक्टिव्स ऑन आसियान एंड द एशिया पैसिफिक रीजन 2003 में ये लॉन्च की गई थी। और नई चुनौती नया अवसर, ये भी बुक है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। पोएट भी थे, तो इनकी कविताएं में सबसे फेमस है मेरी 51 कविताएं, 21 पोएम्स, ये 2003 में रिलीज हुई थी। और इसके अलावा फिर अमर आग है 1994 में आई थी। केदी कविराज की कुंडलियां, ये भी एक इनकी पोयम है। और चुनी हुई कविताएं, ये भी इनकी है, 2012 में इसे रिलीज किया गया था। तो ये अदर कुछ कविताएं हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी 51 कविताएं। यहां पर बात हो गई गुड गवर्नेंस डे की, तो ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अगर बात होती कि गुड गवर्नेंस वीक कब मनाया जाता है, तो इनके जयंती से जो पहला वीक होता है ना, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक, ये इंडिया में गुड गवर्नेंस वीक के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे, चक्रवात डिटवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो आपको पता है साइक्लोन डिटवा को हमने पढ़ा है, पहले हमने बात की थी लास्ट मंथ, आई थिंक हमने इसको पढ़ा था। साइक्लोन डिटवा की बात करते हैं ना, तो ये हमें देखने को मिला था हिंद महासागर में। अगर आप इंडिया दक्षिण भारत का मैप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहां पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ था कि इंडियन ओशियन में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन डिटवा। ये नवंबर के एंड में आया था, और ये साइक्लोन श्रीलंका के पूर्वी हिस्से से टकराया था। हालांकि आगे ये इंडिया की तरफ बढ़ा, और इंडिया में फिर तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, इनके तटों से भी टकराया था, लेकिन तब तक ये शांत हो गया था। तो सबसे ज्यादा चक्रवात डिटवा के कारण जिस देश में तबाही हुई थी वो है श्रीलंका। और आपको पता है तब इंडिया ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था, है ना। तो ये एक ऑपरेशन श्रीलंका की मदद के लिए इंडिया ने चलाया था। ऑपरेशन डिटवा में जो तबाही हुई है उसके कारण रिलीफ के रूप में अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज को अनाउंस किया है, जो कि 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये श्रीलंका को दिया जाएगा। ये इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है। तो इंडिया श्रीलंका को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा, जिससे वापस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकेगा।
क्योंकि ये जब साइक्लोन आया ना श्रीलंका में, तो श्रीलंका में काफी तबाही हुई है, पूर्वी हिस्सा स्पेशली बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ साइक्लोन डिटवा के कारण। तो वहां पर वापस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, है ना, बेसिक चीजों का निर्माण किया जाएगा, लोगों को वापस बसाया जाएगा। तो इनमें काफी खर्चा आने वाला है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है, घोषणा की है, और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भी अनाउंस किया है कि वो श्रीलंका को 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा। एक इमरजेंसी फंड अप्रूव किया है आईएमएफ ने। ये कितना है? 206 मिलियन का। अब आप बोलोगे सर 450 मिलियन हम सहायता देंगे, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करने जाते हैं तो ये 3700 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा बैठेगा रफली देखें तो। अब आप बोलोगे सर 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए की सहायता। देखिए ये पूरा ग्रांट नहीं है, समझिएगा, मतलब पूरी सहायता ऐसा नहीं है, सहायता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा फ्री नहीं है। इनमें से क्या होगा, 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो राशि है ना, वो लाइन ऑफ क्रेडिट पर दी जाएगी, मतलब कम से कम ब्याज दर पर। अब वो ब्याज दर 0.0001% भी हो सकती है, तो कम से कम ब्याज दर पर तो ये वापस ली जाएगी। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दिया जाएगा ग्रांट, जो कि ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो ये ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट एक मदद है जो कि वापस नहीं ली जाती, ये अनुदान समझ लो, दान कर दिया। लेकिन बाकी 350 मिलियन जो है वो वापस लिया जाएगा विथ इंटरेस्ट। हालांकि ये कैसा होगा? लाइन ऑफ क्रेडिट। समझ में आया? श्रीलंका में बे ऑफ बंगाल का एरिया जो है पूर्वी क्षेत्र, वहां पर आया था साउथ ईस्ट में साइक्लोन। यमन ने इसका नामकरण किया साइक्लोन डिटवा के नाम से। श्रीलंका में 643 लोगों की डेथ हुई थी, समझ रहे हो आप, 650 लोग मर गए थे इस तूफान के कारण। इंडियन श्रीलंका, भारत में भी तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश से ये टकराया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था 28 नवंबर 2025 को, ताकि श्रीलंका की मदद की जा सके। तो इसके तहत मेडिसिन, है ना, जो भी फूड पैकेट ये भेजे गए थे उस वक्त, और ये 28 नवंबर को शुरू किया गया था। श्रीलंका की मदद के लिए इंडिया ने चलाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका की मदद के लिए, किस साइक्लोन के कारण? साइक्लोन डिटवा के कारण, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक बुक को हमारी सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया है, हमारे सड़क परिवहन मंत्री है, माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। इस बुक को लिखा है उदय माहुरकर ने। उदय माहुरकर इंदौर से आते हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एक ऑथर भी। तो इन्होंने एक बुक को लिखा माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, और इस बुक को लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे रोड मिनिस्ट्री जिनके पास है, सड़क परिवहन मंत्री है। जो किताब है जो कि उदय माहुरकर के द्वारा लिखी गई है, ये एक्चुअल में नेशनलिज्म पर आधारित है। नेशन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रिंसिपल्स की ये बात करती। तो उदय माहुरकर ने इस बुक को लिखा, इंदौर एमपी से आते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के डिप्टी एडिटर के रूप में ये काम कर रहे हैं वर्तमान में। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 2020 से 2023 तक। तो इनकी बुक को रिलीज किया गया। बुक का नाम क्या है? माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। किसकी बुक है? उदय माहुरकर। वैसे इनकी काफी अदर बुक भी है, जिसमें से वीर सावरकर पर एक बुक इन्होंने लिखी थी जो कि काफी फेमस रही है, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये 2021 में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा सेंटर स्टेज इनकी बुक है, मार्चिंग विद अ बिलियन ये इनकी बुक है, ये पहले प्रकाशित हो चुकी है। एक बुक के बारे में मैंने आपको कल बताया था जो कि रिलीज की गई थी, मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर, है ना, इनोवेशंस होली ग्रिल। इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, डॉक्टर रघुनाथ ने और सुशील बोर्डे ने। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। इसमें से डॉक्टर रघुनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनको तीनों पद्म अवार्ड दिए गए थे। तो कल के सेशन में मैंने इनके बारे में भी आपको बताया था। जिसने वो सेशन नहीं देखा है, कल का डेली करंट अफेयर भी देख लेना, तो ये भी मिल जाएंगे। देखिए आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर ईयर एंड ऑफर चल रहे हैं, तो आपको सारे कोर्सेस वैसे तो काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएंगे। इसके अलावा
आप अप स्किल विथ एआई हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो एआई कोर्स है ना, स्पेशली आपको पता होगा कि इन फ्यूचर आपको सभी सेक्टर में जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाली है एआई, एआई के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। एआई को कैसे हम कंट्रोल करें, क्या चीजें इसमें हमको चाहिए होगी, क्या स्किल हमको डेवलप करनी पड़ेगी, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर में इन फ्यूचर एक नीड हो जाएगी, बेसिक नीड हो जाएगी एआई की। तो आप यहां पर हमारे एआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए ये काफी आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा। ओके, तो यहां से आपको काफी सारे एआईस के बारे में पता चलेगा जिनको आप यूज कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में। इवन अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए भी आप एआई का सहारा ले सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है, कैसे मेंस के नोट्स हमको प्रिपेयर करना है, कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे हमको नोट्स बनाना है, ये सारी मदद आपकी एआई कर देगा। और दूसरे सेक्टर में तो ये आपकी मदद करता ही है। तो आप सीख सकते हैं एआई को, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कीजिए, और कोई भी आपको हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा देखिए मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया था। जो भी आपको एग्जाम, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल की कोई एग्जाम हो, तो वहां पर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, वो क्वेश्चन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी एग्जाम का नाम डालकर इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस को। जब भी कोई एग्जाम लिया जाएगा, कोई पेपर होगा, तो हम फिर उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि उनको हमने करंट अफेयर में कहां कहां डिस्कस किया है। तो आपको पता चलेगा कि जितने भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो हमारे ही करंट अफेयर से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी कोई रैंक आई है, तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपके एग्जाम जो भी आपने दी है, जो भी आपकी रैंक है, जो भी आपने पोस्ट हासिल की है, इन सभी को आपका जो एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्रेजी जीके ट्रिक पर अदर जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर किया जाएगा आगे चलकर। ओके, तो यहां पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा एग्जाम के क्वेश्चन भी, और आपका अगर कहीं सिलेक्शन हुआ है तो आप आपका नाम, रोल नंबर और आपका मोबाइल नंबर, और इसके साथ आप जो भी आपने एग्जाम में जो भी पोस्ट हासिल की है उसको भी यहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम फिर आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ओके, तो ये व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है ये, तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है? मतलब किसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया? तो दिसंबर 2025 में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है न्यूजीलैंड के साथ। वैसे काफी सारे देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन दिसंबर 2025 में जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया है। 2026 की शुरुआत से ये दोनों ही देश इस पर साइन करके ऑफिशियली इसे लागू कर देंगे दोनों देशों में। अब हमको समझना पड़ेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, जो बायलैटरल ट्रेड होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है, और दोनों देशों से जो चीजें एक दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको पूरी तरीके से शून्य किया जाता है। जो भी टैक्स लगाया जाता है उसको पूरी तरीके से या तो कम से कम किया जाता है या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड उस एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं वसूलेगा, या फिर टैक्स की मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, इसके अलावा जब न्यूजीलैंड हमारे यहां कोई चीज भेजेगा तो हम उसके प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लगाएंगे, और इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हम वो नहीं लगाएंगे, और इस तरीके से या तो कम से कम होगी या फिर ना के बराबर होगी। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टूल है इकोनॉमिक्स में। तो बायलैटरल ट्रेड को अगले 5 साल में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना इंडिया और न्यूजीलैंड का लक्ष्य है, और अगले 15 सालों में ये जो ट्रेड है इसको बढ़ाया जाएगा, और न्यूजीलैंड जो है इंडिया में आने वाले 15 सालों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। इंडिया के 100% एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी जो है, अब टैक्स बोल रहे हैं, कस्टम ड्यूटी हम इसको एक अच्छा वर्ड है ऑफिशियली, तो जो कस्टम ड्यूटी है स्पेशली वो, या जो इंडिया से प्रोडक्ट जाएगा
उस पर न्यूजीलैंड जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको शून्य रखेगा, मतलब उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और इंडिया में जो न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट आएंगे, जो भी चीज आएगी, उस पर इंडिया 95% तक जो कस्टम ड्यूटी है, एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी है, उसको कम करेगा। मतलब इंडिया माइनर सा टैक्स लेगा और न्यूजीलैंड शून्य करेगा। इंडिया ने कुछ प्रोडक्ट को इस ट्रेड से बाहर रखा है ताकि इंडिया के फार्मर्स को उस पर नुकसान ना हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट और ये चीजें न्यूजीलैंड से काफी आती है इंडिया में, अगर उस पर हम बिल्कुल टैक्स नहीं लेंगे और इंडिया में आ जाएगा तो वो बहुत कम रेट पर बिकेगा। और इससे क्या होगा, जो इंडिया के जो स्थानीय डोमेस्टिक जो हमारे फार्मर है उनको काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीजें जिनसे किसानों को नुकसान हो हमारे, उनको इससे बाहर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट, राइस, व्हीट, शुगर, ऑनियन हो गया, है ना, कुछ ऑयल्स हो गए, तो इनको बाहर रखा गया है। दोनों देशों ने हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया है। तो इंडिया को काफी फायदा है कि इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के लिए नया मार्केट मिल जाएगा इंडिया को, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड इंडिया में कर पाएगा और इंडिया में एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस है, इनका भी एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ने में मदद मिलेगी। 2025 में दोनों देशों के बीच में जो अभी ट्रेड हो रहा है ना, वो 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 5 साल में इसको और बढ़ाना है, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक लेकर जाना है। तो काफी सारे फायदे समझ में आ गया होगा आपको। इंडिया अभी तक किन किन देशों के साथ इस प्रकार की ट्रेटी को साइन कर चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को? तो 14 से 16 देश ऐसे जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं या फिर प्रोसेस में। जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, करंटली हमने यूके से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 में किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूएई के साथ है। तो ये हमने दूसरे देशों के साथ भी कर रखा है। चर्चित पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम को कब लागू किया गया था? पंचायतास एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट इंडिया में लागू किया गया था 1996 में। ओके, अभी की सुर्खियों में इसे कहा जाता है पेसा एक्ट, शॉर्ट में, ध्यान रखना है ना। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव की शुरुआत की, क्योंकि पैसा एक्ट को लागू करने की एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जा रहा है। आपको पता है पैसा एक्ट जो है ना, वो 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था इंडिया में, और 24 दिसंबर को पैसा एक्ट की एनिवर्सरी। पंचायतास एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है पैसा एक्ट, 1996 का है, 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत जो इंडिया में शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित जो क्षेत्र है या जो ट्राइबल्स एरिया है, वहां पर भी पंचायती सिस्टम को लागू किया गया था। देखिए, आपको अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में एक 73 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, और इसके तहत 11वें शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। पार्ट 9 जोड़ा गया, भाग 9, और 11वां शेड्यूल जोड़ा गया 1992 में हुआ था 73 अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत भारत में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और देश में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया। लेकिन इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243 का सब क्लॉज एम, यह कहता है कि पंचायत सिस्टम को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र है, उन एरियाज में लागू नहीं किया जा सकता। तो काफी सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, काफी सारे ट्राइबल एरियाज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची 5 में, अब वहां पर पंचायती राज को लागू नहीं किया जा सक रहा था। ऐसी कंडीशन में एक नया एक्ट लाया गया ताकि ट्राइबल एरियाज में भी पंचायती राज को लागू किया जा सके। अब आप बोलोगे सर इन एरियाज को क्यों बाहर रखा गया? एक्चुअल में क्या होता है, जनजाति के खुद के अपने ट्रेडिशन होते हैं, खुद के उनके काफी सारे परंपरागत रूप से चलने वाले उनके ट्रेडिशन है, बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, है ना। उनका बहुत सारे अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, देवी देवता को पूजते हैं स्थानीय रूप से, बहुत सारी चीज होती है जो कि आम जो इंडियंस है उनसे अलग है, क्योंकि वो काफी पिछड़े एरिया में रहते हैं। तो उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। पंचायती राज को जो पूरे इंडिया में लागू है, अगर उसे ही शेड्यूल्ड एरिया में लागू कर दिया जाता या अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया जाता तो फिर उनका जो ट्रेडिशन है उस पर इफेक्ट आ सकता था, उस पर संकट आ सकता था। इससे यह होता कि एक तो संकट आता तो उनका अस्तित्व भी खतरे में आता, और या फिर वो विद्रोह करते तो फिर इंडिया को एक मतलब ज्वाइन करके रखना या फिर एक
बोल सकते हैं हम, साथ में रखना बहुत मुश्किल होता। तो इस कारण 243M में शेड्यूल्ड एरिया को बाहर कर दिया गया। लेकिन अब बात वही कि लागू तो करना है, तो फिर क्या किया गया आगे चलकर, पंचायतास एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 लाया गया, पेसा एक्ट। और इसके तहत क्या किया गया कि ट्राइबल एरिया में ग्राम सभा जो होती है ना, उनको और ज्यादा पावर दिए गए और ज्यादा राइट्स दिए गए। नॉर्मली शेड्यूल 5 में जो शेड्यूल एरिया जितने भी दिए गए हैं ट्राइबल एरिया, वहां पर अलग तरीके से पंचायती राज को लागू किया गया, वो पेसा एक्ट के तहत चलता है। और बाकी इंडिया में नॉर्मल पंचायती राज अधिनियम संवैधानिक जो है उसके तहत चलता है। संवैधानिक तो ये भी है, लेकिन वहां पर नॉर्मल क्षेत्रों में लागू किया जाता है। हालांकि फिर भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अलग रखा गया था, क्योंकि ये शेड्यूल 6 के क्षेत्र है। हालांकि पंचायती राज यहां भी लागू, ठीक है ना, पर ट्राइबल्स एरिया के लिए पेसा एक्ट लाया गया था। होता क्या, इस एक्ट में ट्राइबल एरिया में ग्राम सभा को अपने वाटर, फॉरेस्ट और लैंड को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ज्यादा पावर दी गई। अगर यहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो ग्राम सभा की परमिशन के बिना लागू नहीं किया जा सकता। यही पेसा एक्ट। तो ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, वही जो कम्युनिटी है वो लोग होंगे, तो वो अपने हित में सही डिसीजन लेंगे। इससे होगा ये कि पंचायती राज को भी लागू कर दिया गया, और जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां के लोगों के ट्रेडिशन को भी प्रोटेक्ट किया जा पाया, है ना। ट्रेडिशन भी प्रोटेक्ट हो गया और डेवलपमेंट भी शुरू, पंचायती राज भी लागू। तो ये दोनों चीजें यहां पर हो पाई। ग्राम सभा ट्राइबल एरिया में स्कीम्स को लॉन्च और कंट्रोल करेगी, ये प्रावधान है पेसा एक्ट में। ग्राम सभा ही ट्राइब्स के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगी, ये भी प्रावधान। जैसे पंचायत चलती है तो एक ग्राम सभा ही ये सारे काम कर लेती है। बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रकाश राज को। साउथ के एक्टर हैं प्रकाश राज, ये खुद बेंगलुरु से आते हैं। काफी मूवीज में आपने इनको देखा होगा। तो जो 17th बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये जो 17th बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, यह आयोजित किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 29 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक। बेंगलुरु जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो ही आयोजन करवाती है, और हर साल ये बेंगलुरु में ही होता है। इस बार इसका 17वां एडिशन है, शुरुआत की गई थी 1996 से। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है एसजी पाइपर्स ने। ग्लोबल चेस लीग चेस टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल लेवल का लीग चेस चैंपियनशिप है, जिसमें 6 लीग वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करती। कितनी? 6। ओके, ग्लोबल चेस लीग 2025 इस बार अभी इसका आयोजन मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में। 14 से लेकर 23 दिसंबर तक मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अल्फा एसजी पाइपर्स इसने जीता इवेंट, और त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को इन्होंने हराया। ये क्लब के नाम है, समझिएगा, ये चेस के क्लब है। ऐसे 6 क्लब पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल चेस लीग में। अब आप बोलोगे सर ये क्लब किस देश के हैं या किस महाद्वीप के हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। हर क्लब में किसी भी देश के जो चेस प्लेयर है वो हो सकते हैं। जैसे देखिए अल्पाइन एसजी पाइपर जो कि विनर रहे हैं, उनमें देखिए फेबियानो कारुआना यूएसए के हैं, इंडिया के भी आर प्रज्ञानंद इसमें, है ना। तो इंडिया के लियोन लुक भी इस यहां पर शामिल है। नीनो जॉर्जिया के हैं, हाउ चाइना से आते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इनको कंफर्म कर लीजिएगा कहां से। बाकी आर प्रज्ञानंद ऐसे खिलाड़ी ये सब इंडिया के, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि किसी भी देश से चेस प्लेयर यहां पर हो सकते हैं। तो ये है अल्पाइन एसजी पाइपर्स, और रनर अप रहा त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग। तो ये है ग्लोबल चेस लीग। आयोजन कहां हुआ है? आयोजन हुआ है मुंबई में। ओके, चेस टूर्नामेंट है मुंबई में इस बार आयोजन। 6 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। विनर अल्पाइन एसजी पाइपर्स, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग यहां पर रही रनर अप। चेस लीग हर साल आयोजित की जाती है, 2023 में ही इसकी शुरुआत की गई, और जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है वो इसका आयोजन करवाता है हर साल। भारतीय तटरक्षक बल ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रक पोत को कमीशन किया है। इस जहाज का नाम क्या है? अच्छा, ये है क्या समझना। स्वदेशी रूप से निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जो छोटे छोटे पोत होते हैं ना सेना के युद्ध पोत जैसे, तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल
स्वदेशी रूप से निर्मित। अभी इसे इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन किया गया, इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रताप। क्या करेगा ये? देखिए क्या होता है कि समुद्री क्षेत्र में जहाज टकरा जाते हैं, कभी जहाज पलट जाता है, तो उससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, कभी तेल रिसाव की होती है। ऑयल, क्रूड ऑयल कोई ले जा रहा है जहाज और वो पलट गया, अब पूरे समुद्र में क्रूड ऑयल फैल गया। तो ये जो वेसल होते हैं ना, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, ये उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं समुद्र में, उस तेल को कंट्रोल करते हैं। उस तेल को ये क्या करते हैं, इनमें टेक्नोलॉजीज होती काफी अच्छी अच्छी, है ना, बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। ये क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल को उस पानी से अलग कर देते हैं, क्रूड ऑयल को सेव कर लेते हैं, पानी को वापस बहा देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है इसमें। अब आप बोलेगे सर क्रूड ऑयल से क्या दिक्कत आ रही है अगर चलो समुद्र में फैल भी जाता है? देखिए क्रूड ऑयल है ना, वो मरीन इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कोरल रीफ, समुद्री जीव, मछलियां सब बर्बाद हो जाएगी जिस भी क्षेत्र में क्रूड ऑयल फैलेगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें ना वो समुद्र में नहीं जा पाती, क्रूड ऑयल फैला हुआ है। तो अंदर जो स्पीशीज है, जो भी है, मछलियां, जो भी अदर जीव है, वो सब मर जाएंगे। मरीन इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा घातक क्रूड ऑयल जब उसका रिसाव हो जाता है समुद्र में कहीं, और ये होता रहता है। तो ऐसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ये काम करेगा। समझ में आया? तो ये पहला है स्वदेशी रूप से निर्मित जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया, कमीशन किया गया, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ये है हमारा भारतीय तटरक्षक का पोत। समझ में आया? तो ये पहला है, कमीशन हो चुका है। एक और बन के तैयार हो गया है समुद्र प्रचेत। हालांकि अभी ये बन गया है, कमीशन नहीं किया गया, बहुत जल्दी से भी कमीशन कर लिया जाएगा। तो पहला तो समुद्र प्रताप है, इसे याद रखिएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया, 23 दिसंबर को ही कमीशन किया गया। अगर इसके फीचर देखें समुद्र प्रताप के, तो लेंथ 114 मीटर, ऑलमोस्ट 114.5। अगर चौड़ाई देखें तो 16.5 मीटर, और वेट अगर इसका देखने जाते हैं तो 4170 टन इसका वेट है। कैपेसिटी 300 टन ऑयल को एक घंटे में निकाल सकता है ना, जो समुद्र में फैला हुआ 300 टन। कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है स्टोरेज की, और इसे 1000 टन तक किया जा सकता है। समझ में आया? इंडियन कोस्ट गार्ड भारत का तटरक्षक बल है, तटीय सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, और हालांकि ऑफिशियली इसने काम 1978 में शुरू किया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, परमेश शिवमणि इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड प्राइवेट इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है, डिफेंस के लिए शिप बनाती है। 1957 में स्थापना, और हेडक्वार्टर है इसका गोवा में। लास्ट क्वेश्चन, चर्चित शब्द गोस्ट पेयरिंग किससे संबंधित है? गोस्ट पेयरिंग साइबर फ्रॉड से संबंधित वर्ड है। होता क्या है गोस्ट पेयरिंग? अच्छा, और अभी सुर्खियों में क्यों? पहले तो ये समझो, इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है 13, है ना, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया, हाई वार्निंग जारी की है कि भैया अपने व्हाट्सएप को प्रोटेक्ट करो घोस्ट पेयरिंग से। एक साइबर अटैक टेक्निक है घोस्ट पेयरिंग, इससे अपने व्हाट्सएप को आप प्रोटेक्ट करो, नहीं तो क्या होगा, व्हाट्सएप अगर आपका कॉम्प्रोमाइज होता है तो बहुत सारी चीजें हमारे व्हाट्सएप में, मोबाइल तो हमारा आए नहीं है, हमारा जो अस्तित्व है वो कैसा है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो हमारा मोबाइल बता देगा। तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती है कि ऑब्वियस सी बात है, राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। अब क्या होता है अगर किसी का व्हाट्सअप कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि व्हाट्सअप पर बहुत सारे कनेक्शन जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, फोटोज होते हैं, काफी सारी चीजें होती है, और भाई प्राइवेसी है, हमारी प्राइवेसी, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उसके कारण काफी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी व्यक्ति को। तो इसीलिए ये गोस्ट पेयरिंग ये व्हाट्सएप से संबंधित ही एक साइबर क्राइम है। एक्चुअली होता क्या है, एक व्हाट्सएप अकाउंट हैकिंग टेक्निक है गोस्ट पेयरिंग। यूजर जो हैकर होते हैं ना, वो धोखे से किसी भी यूजर का व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है कि नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो आपकी है ना, उसमें से किसी व्यक्ति का आपको आएगा व्हाट्सएप, आप बोलेंगे तो वो तो हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं, उस व्यक्ति का मोबाइल पहले से हैक हो रखा है ना। अब आपको जो मैसेज आया ना, वो उसने नहीं किया जो कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, किसी और तरीके से आया। आपको व्हाट्सएप आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में था, आपका भाई बहन या फिर जो भी हो फ्रेंड हो, आपको आया, आप ओपन करोगे क्योंकि वो तो आपकी पहचान का है। आपने क्लिक किया,
आपको एक फोटो भेजा जाएगा कि लिंक खोल लो, आपको ये फोटो मैंने तुमको भेजा है, ठीक है ना। तो ये हाय चेक दिस फोटो, है ना, चेक कर लो इस फोटो को। अब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो आप चेक कर लोगे, एक लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक किया, फेसबुक जैसा एक आपको इंटरफेस दिखेगा, वहां पर आपको मोबाइल नंबर फिट करने को बोला, आपने कर दिया क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट में था व्यक्ति हमारे, हम इजीली ट्रस्ट कर लेंगे, हाँ चलो ठीक है यार, इसने कुछ ऐसी चीज मतलब ऐसी कोई फाइल भेजी होगी जो कि अलग तरीके से भेजी होगी, तो ठीक है। लो फोटो भी होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर से डेवलप करके, जैसे मेरा फोटो है मैंने एआई को दिया, वो एआई से मैंने फोटो लिया और फिर मैंने उसको भेजा, है ना। काफी चीजें, काफी क्रिएटिव चीजें की जाती है। जैसे मेरे फोटो को मैंने स्केच में किसी फ्रेंड ने बदला है और उसने स्केच भेजा हो, कोई अदर तरीके से भेजा हो, तो मैंने मोबाइल नंबर डाला, उस पर एक बार कोड जैसा क्यूआर देगा कि आप इसको स्कैन कर लो और आपका फोटो आप ले लो। आपने स्कैन कर लिया, जैसे स्कैन किया आपको व्हाट्सअप हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपके पूरा एक्सेस उसके पास है व्हाट्सअप का, अब आपका व्हाट्सअप यूज कर रहा है और वो भी आपका व्हाट्सअप यूज कर रहा है, तो ये है गोस्ट पियरिंग। ओके, तो इसका ध्यान रखना आप सब भी, है ना। अवेयरनेस के लिए भी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, और एक टर्म भी है तो यहाँ पर अभी सुर्खियों में भी है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अवेयर रहिएगा, ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ होता है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा हमने कभी कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो भाई चैट रीड कर सकता है कोई भी व्यक्ति, आपके वीडियोस, नोट्स, फोटो, इन सब का एक्सेस उसके पास चले जाएगा, और कुछ ऐसी चीज से आपको फिर वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। काफी सारे फ्रॉड हो सकते हैं, स्कैम हो सकते हैं। हमारा बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल हमारे व्हाट्सएप में होती है ना, अकाउंट नंबर, पासवर्ड वगैरह, कहीं भी हमने किसी को शेयर कर रखा, आधार कार्ड किसी को व्हाट्सएप कर ही देते हैं हम, हमारी फैमिली को, वो शेयर हो सकता है, वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो इनसे बचने की हमको जरूरत है। तो ये है गोस्ट पियरिंग, समझ में आए? सिंपल सा एक वर्ड था, आई होप समझ पाए होगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जिससे कहा जाता है सर्टिन या इनसर्ट, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसे बनाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के तहत सेक्शन 70B के तहत साइबर क्राइम से निपटने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। इसका फाउंडेशन हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हो गया, तो 25 दिसंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर की तरफ, रिवाइज कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर को। मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अभी हमने बात की डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन के COP 11 का आयोजन कहां किया गया? कतर, दोहा में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है किसके साथ? इंडिया का नीदरलैंड के साथ। भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। योजनाओं को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 प्लेटफॉर्म कहां पर लॉन्च किया जाएगा? तो यह दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। चर्चित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का IUCN रेड लिस्ट में क्या दर्जा है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां बनाया गया है? पंजाब। पहली सेफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? इसे जीता है ईस्ट बंगाल ने। आयुष ऐप किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत में पहली बार आयोजित 2025 वर्ल्ड टेनिस लीग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये ऑसी मैवरिक्स काइट्स ने अपने नाम की। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग की पहली सीईओ थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन 2025 में हुआ? तो ये 18th एडिशन था, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। हाईली गुब्बी वोल्केनो कहां पर है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेगी? और बिहार विधानसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार असेंबली के चुनाव हुए हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
चेकआउट करो एप्लीकेशन को, ठीक है, क्रेजी जीके ट्रिक को। तब तक हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।